गुड मॉर्निंग बच्चों। एक लास्ट टॉपिक हमारे करंट चैप्टर का रहता है स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत जनरल टॉपिक है। इसके ऊपर भी हमने एक टॉपिक देखा था, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट। वहां पे तो खाली एनवायरनमेंट को सेव करने की बात कर रहा है, एनवायरनमेंट को सेव करने की बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है वो स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक हल्का सा डिफरेंस हो सकता है कि जहां पे हम एनवायरनमेंट को सेव करने, हालांकि एनवायरनमेंट को सेव करने से ही क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। बस थिन लाइन डिफरेंस ये रहेगा कि एनवायरनमेंट को तो सेव करने की बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सारे बच्चों को पता है ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर के चलता है कि फ्यूचर में भी क्या होता रहे, मतलब डेवलपमेंट होता रहे और बेसिकली जब भी एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे इन फ्यूचर। तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट पॉइंटर्स नहीं है कि भाई ऐसा है कि जो तुम पॉइंट इधर लिखोगे तो वो उधर नहीं लिख सकते, जो नीचे लिखोगे तो वो ऊपर नहीं लिख सकते। बहुत सिंपल है, आप चाहे तो यही वाले पॉइंट इधर चिपकाओ, चाहे तो यही वाले पॉइंट उधर चिपकाओ, बात तो सेम ही है। कहने फिर अलग अलग क्यों करा है, अलग अलग इसलिए करा है, कभी कभी तो ऐसे बोल देता, बहुत जनरल टॉपिक देगा कि हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, आप कोई तो 5-6 पॉइंटर लिख दो। कभी कभी ऐसे बोल सकता है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिस्ट आउट एनी 4, लिस्ट आउट एनी 6, ऐसे करके दे सकता है। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहला बच्चों बात करते हैं यहाँ पे यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं आपको कौन से सोर्स यूज करने चाहिए एनर्जी के, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। बच्चों एक तो होते हैं कन्वेंशनल सोर्स और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। दरअसल क्या है, ये चैप्टर मेरे को जो मैंने पहले पढ़ा है आपको, इसके पहले अगर नॉर्मल होता, नॉर्मल इन द सेंस कि सीबीएसई 2 चैप्टर ना डिलीट करके रखी होती, तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाता इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या पढ़ाता? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रा में वो आते कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। लेकिन फिलहाल सुन लो, कन्वेंशनल जो हम पुराने बहुत पहले से ही क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल कौन, नॉन कन्वेंशनल कौन, जो अभी कुछ टाइम पहले ही क्या हुए, एनर्जी के सोर्सेज इमर्ज हुए, जनरेट हुए। बात समझ में आती है बच्चों? जैसे कि आप एनर्जी के लिए अगर कोल को यूज करते हो, तो ये तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो ये तो क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है। कौन सा सोर्स है? लेकिन 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 हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी जनरेट करके उसे यूज करते हैं। से नो, ये क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल है। क्या है? नॉन कन्वेंशनल। से नो, हम क्या करते हैं, वो मीथेन वगैरह से जो बायोगैस है, बायोगैस वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या कन्वेंशनल नहीं है, वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। और जैसे हम सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं, बायोगैस क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, है ना, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उससे, इनसे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचता। ये तरीके ऐसे जिनसे कॉन्टिन्यूअसली सस्टेनेबली क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो बोल रहे हैं किसका यूज करना बच्चों, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज करना एनर्जी के लिए। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी। किसको यूज कर सकते हो आप, क्लीनर फ्यूल्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम तो सुना ही होगा, सीएनजी। नमन भैया पेट्रोल और डीजल जो है उसको अवॉइड करने की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। तो दूध की धुली तो ये भी नहीं है, सीएनजी भी नहीं है। अरे कल बोला था ना आपको कि आज के टाइम में वो अच्छा है जो कम बुरा है, जो कम बुरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सीएनजी बहुत अच्छी है ना, लेकिन जो कम बुरी है वो ज्यादा अच्छी है आज के टाइम में, ठीक है ना। नुकसान इससे भी होता है, लेकिन किसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है नुकसान। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है लोगों के लिए। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइड्रो प्लांट्स। बड़े बड़े जो रिवर प्रोजेक्ट चलते हैं उनसे तो बड़ी दिक्कतें पहुंचती है ना। पूरा जो उधर एरिया का जो इकोसिस्टम होता है वो गड़बड़ाता है, क्योंकि आर्टिफिशियली वो डैम्स वगैरह बनाने के लिए, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत चीजों को पर्पसफुली, खासकर जो फॉरेस्टेड लैंड है उसको क्लियर कराया जाता है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कराया जाता है। और वो क्यों कर रहे हैं, कई बार हम क्या भी करते हैं, वो इसलिए हम बनाते हैं ताकि एनर्जी जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, जनरेट कर सके। कह रहे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मत लगाओ जिनसे इतना ज्यादा क्या पहुंचता है, हार्म पहुंचता है। मतलब जो फॉरेस्ट है उनका नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ का नुकसान होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ऐसे में हम अपने को क्या करना चाहिए, मिनी हाइड्रो प्लांट लगाने चाहिए, छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट, छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट। मतलब कोई स्ट्रीम है,
और कोई रिवर है, उस पे ना कोई छोटा सा आप क्या कर दो, हाइड्रो प्लांट लगा दो। हाइड्रो प्लांट समझते हो आप, जिससे क्या जनरेट की जा सके, टरबाइन लगा करके वो पानी उस पे पड़े, वो टरबाइन घूमे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। कह रहे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मत लगाओ, छोटे छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट लगाने का क्या रह सकता है, मतलब मोटिव क्या रह सकता है कि छोटे छोटे एरियाज की, जो गांव वगैरह के जो जो एरिया है, जो रूरल एरिया है, उनकी मतलब उन एरिया में उनकी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंश्योर किया जा सके। तो वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट लगाओ, बड़े प्लांट मत लगाओ। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, कह रहे हैं मॉडर्न होने के नाम पे कुछ भी मत करो। मॉडर्न होने के नाम पे कुछ भी मत करो, है ना। पहले से ही, अब देखो आजकल तुम देखो जितने भी स्टार्टअप्स है वो सब घूम फिरा करके, मतलब सर्व तो कर रहे हैं नए तरीके से, लेकिन घूम फिरा करके जो बेसिक में, जो बेस में जो आइडिया है वो सब किसका है, वो जो एंशिएंट जो आइडियाज है उन्हीं को तो उठा करके वो स्टार्टअप बना रहे हैं। अभी जितने भी लोग आते हैं, कोई कह रहा है कि जी ये हमारे स्क्रिप्चर्स है, हमारे पास ये चरक संहिता है, उसमें ऐसे लिखा है कि हेल्थ ऐसे मेंटेन हो सकती है, तो हम लोगों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमने ऐसे लेके आए। इस पे हम आयुर्वेदिक को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। हम होममेड प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। तो पुरानी जो चीजें हैं वो कह रहे हैं उनको अब वापस से किस में लाने की जरूरत है, मार्केट में लाने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और प्रैक्टिसेस है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उनको वापस से हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो ही क्या हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि पहले लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और फालतू की चीजें नहीं थी कि वो रिसोर्सेज क्या करते थे, वेस्ट करते, वो सीधे सच्चे सीधे रास्ते के चलने वाले लोग थे। तो कह रहे हैं कि वही नॉलेज काम में आएगी अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो। नेक्स्ट है बच्चों, चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जो अनसस्टेनेबल पैटर्न है, जो अनसस्टेनेबल तरीके, मतलब जिनसे तुम्हें सामने से बर्बादी दिख रही है, तुम कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तुम कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, तुम्हें पता है कि इससे मैं, इस चीज का एहसास है तुम्हें कि इस चीज से एनवायरनमेंट का कितना नुकसान हो रहा है। हर एक वो चीज क्या है, अनसस्टेनेबल पैटर्न है। क्या है, अनसस्टेनेबल पैटर्न, जहां पे तुम्हें सामने से पता चल रहा है कि यार ये तो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो। कह रहे इस तरह की हमें जो तरीके हैं उन्हें क्या करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, जो पैटर्न है कंजप्शन के और प्रोडक्शन के। मतलब अगर कोई गुड ऐसा है जिससे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है, वही मान लिया डायमंड है, तो कह रहे क्यों अवॉइड नहीं करते तुम उसके यूज को, ये कंजप्शन करना क्यों नहीं बंद करते तुम, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को क्या पहुंचता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। और ये खाली कंज्यूमर को नहीं, किसको भी सोचना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी सोचना चाहिए, लेकिन फर्स्ट एंड में किसको सोचना चाहिए, कंज्यूमर को। कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर तो अपने आप से चैन से बैठ जाएगा जब मार्केट में डिमांड ही नहीं आएगी। ठीक है ना। तो वो कह रहे कि जो अनसस्टेनेबल पैटर्न, जिनसे हमारी बर्बादी तय है, जिन पैटर्न से, जिन तरीकों से, वो पैटर्न्स को, वो तरीकों को हमें, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो चाहे वो कंजप्शन के लिए हो, उनको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए बच्चों, इनपुट एफिशिएंट होनी चाहिए, जहां पे कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप जनरेट कर दो। तो ये सस्टेनेबल के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। नेक्स्ट है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। किस पे शिफ्ट कर दो, इसके लिए अब कुछ कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, अभी भी अगर अब मैं इससे ज्यादा बोलूंगा तो इसमें फिर वो पकाने वाली बात होगी। नेक्स्ट है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई नई बात नहीं है। कह रहे क्यों अपने खाली अपने अपने क्या लेके रखते हो आप, वो व्हीकल से लेके रखते हो। आप क्या कीजिएगा, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। उससे होगा क्या, बोलो उससे होगा क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उससे पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरी कर रहे हैं कितने, मान लिया 50 पैसेंजर को कैरी कर रहे हैं, एक एक जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, उधर ही अगर आप क्या कर रहे हो, लेट सपोज अगर अलग अलग अपने व्हीकल से जाते हो तो 50 अलग अलग व्हीकल चल रहे हैं, और दिक्कत क्या होगी, एनवायरनमेंट को तो हार्म पहुंचेगा ही, साथ में ट्रैफिक भी क्या करोगे आप, जैम करोगे। ठीक है ना, तो रोड्स वगैरह क्या होगी, ज्यादा खराब होगी। तो वो चीजें और भी बहुत सारे मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आप यूज करो। नेक्स्ट है पोल्यूशन को क्या करो, कंट्रोल करो। बहुत जनरल पॉइंट है बच्चों, पोल्यूशन को कंट्रोल करो। और नेक्स्ट है इसी के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। चैप्टर खत्म। और हाँ जी, बात समझ में आती है आपको। अच्छा, बूस्टर पॉइंट रह गया, ये मैंने अभी नया ऐड किया है। मेनली तो क्या हो गया, जो चैप्टर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अब ये देख लेते हैं बच्चों, ऐसा लगता है कि वो 3 नंबर में पूछ सकता है, चिपको मूवमेंट और अपिको मूवमेंट। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। पास्ट में
हमारे भारत के अंदर चिपको एंड अपिको मूवमेंट, दो मूवमेंट चलाए गए। और ये मूवमेंट किसके लिए, किसको बचाने के लिए, ट्रीज को बचाने के लिए, फॉरेस्टेड लैंड को बचाने के लिए। अ ड्राइव टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, मतलब एक ऐसा मूवमेंट आप बोल सकते हो, एक ऐसी ड्राइव बोल सकते हो, एक ऐसा लोगों का कलेक्शन कि जो किसके लिए आगे बढ़ के आए, हाँ, जो ट्रीज वगैरह है उनको मतलब लोग अपोज कर रहे थे कि आप इन्हें मत काटो, ठीक है ना, यानी कि डिफॉरेस्टेशन मत करो, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ बेसिकली। जैसे वो नवाजुद्दीन बोलता है ना कि अच्छा तेरे को जाना है तो मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा, तो ऐसे ही क्या है ना, ये लोगों ने क्या किया कि अच्छा तुम्हें काटने हैं ना पेड़ों को, तो हम इनको चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो अब पहले हमें भी मारो, फिर इन्हें अगर काटना है तो मतलब हमारी लाश पे से होके जाना पड़ेगा आपको, तो हमें भी मारो और फिर इन्हें काट लो आप, ठीक है ना। तो ये काफी सक्सेसफुल रहा बच्चों, जहाँ पे लोकल्स लोगों ने क्या किया है, काफी हेल्प की है एक बहुत बड़े एरिया को बचाने में। देखते हैं इन इंडिया टू कम्युनिटी ड्रिवन मूवमेंट। कम्युनिटी ड्रिवन कौन मूवमेंट होते हैं, कैसे मूवमेंट होते हैं भाई, कम्युनिटी ड्रिवन, जहाँ पे एक इंसान होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी, लोग, जनता किस में जाती है, प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आ जाती है ना, अपनी मांग रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सामने आ जाती है। इन इंडिया टू कम्युनिटी ड्रिवन मूवमेंट हैव टेकन प्लेस विद द एम टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। कह रहे भारत में क्या हुए, पास्ट में दो ऐसे कम्युनिटी ड्रिवन मूवमेंट हुए जिनका मकसद था क्या करना, प्रोटेक्ट करना किसको, फॉरेस्ट को, या किसको अवॉइड कराना, डिफॉरेस्टेशन को। दीज आर चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज, चिपको मूवमेंट कहां पे हुआ, हिमालयाज में, एंड अपिको मूवमेंट कहां पे, कर्नाटका में। चिपको मूवमेंट कहां पे, हिमालय में, और अपिको मूवमेंट, बिल्कुल, द वर्ड चिपको एंड अपिको मीन हगिंग, है ना। वो क्या करना कि जो पेड़ है, जो ट्रीज है, उनको क्या करना, वो हिंदी का वर्ड है चिपको, है ना, बात समझ में आ रही है। वो अपिको का मीनिंग क्या है, वो उधर वो नीचे जो लैंग्वेज यूज होती है, तमिल, वो कन्नड़ वगैरह में जो भी है उसका मीनिंग होता है, वो अपिको का भी मीनिंग वो सेम रहता है ना। तो वो बोल रहा है चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च इन उत्तराखंड इन 1973। चिपको मूवमेंट कब लॉन्च हुआ बच्चों, 1973 में, कहां पे, हिमालय माने उत्तराखंड में, ठीक है ना। अच्छा, एक एक वन मार्कर क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं कि बताओ, पहले तो ये बताओ कि जो चिपको मूवमेंट है वो कौन से एरिया से ताल्लुकात रखता है, हिमालय से, जबकि अपिको मूवमेंट कर्नाटका से। चिपको मूवमेंट कब में लॉन्च हुआ, 1973 में। हिमालय में भी वो प्रॉपरली बोल सकता है उत्तराखंड, है ना, ऐसा करके। व्हाइल द अपिको मूवमेंट वाज लॉन्च इन कर्नाटका इन 1983, पूरे 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या लॉन्च हुआ, अपिको मूवमेंट, कहां पे, कर्नाटका में। एंड वाज इंस्पायर्ड बाय द, भाई ठीक है ना, पास्ट में लोगों ने मूवमेंट किए इस तरीके के, तो इन्होंने उस चीज को क्या बना करके, अपना बेंचमार्क बना करके, इससे प्रेरित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के ही क्या किया, अपिको मूवमेंट करा। ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा मूवमेंट किससे इंस्पायर्ड हुआ, तो बोलो कौन किससे इंस्पायर्ड हुआ, चिपको इंस्पायर्ड हुआ, अपिको चिपको से, ठीक है ना। आगे बच्चों, इन सितंबर ऑफ 1983, सुनो ना, जब ऐसा बोलता है वो इन सितंबर ऑफ 1983, तो तुम्हें क्या लगता है ये किसकी बात कर रहा होगा, चिपको की या अपिको की, तुम्हें कैसे पता चला कि 1983 में तो कौन ही लॉन्च हुआ था, अपिको मूवमेंट। वो बोल रहा है इन सितंबर ऑफ 1983 द विलेजर्स अराउंड द सलकानी फॉरेस्ट, ये उधर एरिया में उस फॉरेस्ट को बोला जाता है सलकानी फॉरेस्ट। तो कह रहे हैं कि उधर वो एरिया का नाम है, ठीक है ना। इन सितंबर ऑफ 1983 द विलेजर्स अराउंड द सलकानी फॉरेस्ट इन सिरसी डिस्ट्रिक्ट, सिरसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक जगह है सलकानी, उधर के जो फॉरेस्ट है उसके आसपास उन्होंने क्या किया, उनको अपनी ऐसे बाहों में ले लिया, किसको, है ना, लोगों का प्यार, इनका प्यार अलग ही था, अब तुम्हारे जैसा नहीं है, ठीक है ना, बाकी फालतू आज इधर तो कल उधर, ठीक है ना। ये लोगों का प्रेम, इनका जो प्यार था, इनका जो प्रेम था, वो किसके लिए था, हाँ, ये अपना वैलेंटाइन कैसे मनाते हैं, किसके लिए, समझा ना, बोला वो बात अलग है, सुनो ना, वो बात अलग है कि सितंबर में मनाया, कब मनाया, सितंबर, तुम्हारे जैसे फरवरी में नहीं, ठीक है। तो कह रहा कि इनका प्रेम अलग ही था, और वो प्रेम किसके प्रति था, हाँ, ट्रीज के प्रति, ठीक है। तो जो सिरसी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो एरिया थे, मतलब जो एरिया बेसिकली उसमें से जो मेन एरिया था वो जो सलकानी, ठीक, सॉरी, हाँ, सलकानी एरिया था, उसके आसपास के जो फॉरेस्ट थे, लोगों ने उन्हें क्या किया,
अपनी बाहों में ले लिया किसको, ट्रीज को, टू सेव देम फ्रॉम फेलिंग, ताकि उनको काटने से बचाया जा सके। द विलेजर्स वुड कंटिन्यू टू स्टे इन द फॉरेस्ट, और विलेजर्स कहां पे रहे बच्चों, फॉरेस्ट में ही रहे, अनलेस एंड अंटिल दे वर एश्योर्ड, जब तक उन्हें जो ऑफिसर्स थे, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे, जो कंसर्न ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनको एक एश्योरेंस ये नहीं दे दिया कि नहीं हम इनको कोई नुकसान, कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। दे वर एश्योर्ड until and unless they were assured by the officials that indiscriminate tree felling would not occur। मतलब ये जो बेरहमी से और बिना फालतू में ये जो क्या किया जा रहा है, ट्रीज को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, ये नहीं काटा जाएगा, ऐसा एश्योरेंस वो चाहते थे, ठीक है ना। अच्छा, थ्रू दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से द विलेजर सेव्ड 12,000 ट्रीज फ्रॉम कमर्शियल फेलिंग। नो डाउट कि ये जो ट्रीज को काटा जा रहा था किसकी वजह से ही, कोई तो कमर्शियल प्रोजेक्ट वहां पे चलना होगा। तो कह रहे कि जो गांव वाले थे, गांव वालों ने कितने ट्रीज को बचाया, 12,000। बेटा एक ना दे बहुत बहुत बैठते 12,000 ट्रीज, ठीक है ना। तो 12,000 पेड़ को उन्होंने कटने से बचाया। विद इन मंथ्स दिस मूवमेंट स्प्रेड टू मैनी अदर डिस्ट्रिक्ट। कह रहे कि कर्नाटका के बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी एक महीने के अंदर अंदर ये मूवमेंट काफी फैल चुका था। द वॉलंटियर्स ऑफ द अपिको मूवमेंट वांटेड द कॉन्ट्रैक्टर एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस। जो अपिको मूवमेंट के जो वॉलंटियर्स थे, जो प्रोटेस्टर थे, वो चाहते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर कौन, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, कि जिसको क्या मिला है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और बाकी जो वहां पे जो फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स थे, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट के जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे, उनको वो चाहते थे कि वो क्या करे, कुछ गाइडलाइंस, सर्टेन गाइडलाइंस क्या करे, फॉलो करे व्हाइल क्लियरिंग ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड। और वो गाइडलाइन आने का वेट करे, और इसी के लिए वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके लिए गाइडलाइन क्या करेगी, इशू करेगी, और उसके लिए उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे, उसी के बाद कुछ होगा, ठीक है ना। तब तक वो वहां से जाने वाले नहीं थे वैसा। इट वाज एम्फेसाइज दैट, इस बात को क्या किया गया, एम्फेसाइज किया गया, ज्यादा जोर दिया गया किस बात पे, क्या चीज, कि लोकल पीपल शुड बी कंसल्टेड व्हेन ट्रीज आर मार्क्ड फॉर फेलिंग। कि पहले कोई भी पेड़ को काटने से पहले किसको पूछा जाएगा, जो लोकल्स है वहां के, उनको पूछा जाएगा, ठीक है ना, उनको कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ट्रीज विद इन 100 मीटर ऑफ अ वाटर सोर्स एंड ऑन स्लोप ऑफ 30 डिग्री और अबव शुड नॉट बी फेल्ड। कह रहे कि जो किसके आसपास है, जो वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स के आसपास के जो 100 मीटर के एरिया में जो क्या है, ट्रीज है, उनको क्या नहीं किया जाएगा, उनको काटा नहीं जाएगा, उनको गिराया नहीं जाएगा, ठीक है ना। और वो कितने स्लोप पे, जो 30 डिग्री के स्लोप पे है या उसके ऊपर के स्लोप पे है। उसका क्या था रीजन, मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये था क्योंकि अगर वाटर सोर्स के आसपास से क्या होगा, अगर जो ट्रीज है उनको अगर काटा जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, जो सॉइल इरोजन है वो हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि जो वाटर सोर्स होते हैं, वाटर सोर्स के जो आसपास की जो जमीन होती है ना, वो एक बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं होती, ऐसे क्या बोलते हैं, कैसे समझाऊं आपको, बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होती, क्या नहीं होती, उसको ऐसे ही समझा सकते, बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होती, ठीक है ना। मतलब कैसे बोलूं कि वो उसमें नमी होती है, क्या होती है, नमी होती है। तो थोड़ा सा भी अगर मान लिया पानी का भाव क्या हुआ, तेज हुआ, या बारिश क्या हो गई, तेज हो गई, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, वो बह जाएगी। तो वो सारा उधर से क्या होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, नुकसान होगा। अब वो ट्रीज होते हैं तो मिट्टी को क्या करके रखते हैं, अपनी जड़ों से जकड़ के रखते हैं, उसे बाइंड करके रखते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। तो ये उसका रीजन था बच्चों। तो दो मूवमेंट अब याद रखने का आपको, चिपको मूवमेंट और अपिको मूवमेंट, ठीक है ना। एक कहां पे, हिमालयाज में, और एक कर्नाटका में। कब में, एक 1973 में, 1983 में। एक चीज में देख, अभी आज मेरे को बताना, वो मैंने कल जो टाइमलाइन शेयर करी थी, वो टाइमलाइन में देख के बताना कि चिपको और अपिको के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। पता पड़ जाएगा, वो देखने से पता पड़ जाएगा कि 1973 और 83 के आसपास का कुछ इनका जिक्र हुआ है क्या, है ना। या आपको पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त जब आप रिवाइज करो, आपको लगता है कि ये ईयर है और वो टाइमलाइन में मेंशन नहीं है, तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं उसे क्या करूंगा, एडिट करूंगा, ठीक है ना, वो उसमें ऐड करूंगा। से यस और नो। इसी के साथ साथ बच्चों चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, खत्म। थैंक यू वेरी मच।